हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका एरोमेटिसिटी पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जेईई एडवांस 2017 में पूछा है। ये 11 का प्रॉब्लम है, ये 13 और ये 19। इन चारों प्रॉब्लम का अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहा है। जैसे हम 17 की बात करें तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कौन एरोमेटिक है या नहीं है। सिमिलर कॉन्सेप्ट देखिए 11th में भी पूछा था, 2011 में। यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया कि कौन सा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। अनस्टेबल यानी एंटी एरोमेटिक के बारे में वो कहना चाह रहा है। सिमिलरली आप 13 और 19 को ऑब्जर्व कीजिए तो दोनों में जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है ये रिएक्शंस पे, मतलब रिएक्शंस के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या एरोमेटिक है या नहीं है। यानी कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। 11 में जो क्वेश्चन पूछा है सिमिलर कॉन्सेप्ट 17 में भी रिपीट हुआ है। 13 में जो पूछा है सिमिलर कॉन्सेप्ट 19 में भी रिपीट हुआ है। ओवरऑल कहे आपको बस यही जानना है कि किस केस में एरोमेटिक है या नहीं है। अब तरीका अलग अलग हो सकता है। इसके बारे में अगर आपको और समझना है तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स लेक्चर पढ़ा रहे थे, वीडियो सीरीज, जिसमें लेक्चर नंबर 20 में हम लोग डिस्कस किए थे एरोमेटिसिटी पे PYQ, जिसमें हम देखिए एनालिसिस किए थे कि कितने तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था। जैसे कि ये है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी कौन एरोमेटिक है या नहीं है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही है ना, ये भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है। और रिएक्शंस की जो हम बात कर रहे थे, देखिए ये क्या है, आई निकल गया, SN1 रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक हो गया। इजंट इट द केस सिमिलर ये वाला देखिए, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक हो रहा है। बट इस केस में ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये रिएक्शंस के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसमें आपको एरोमेटिसिटी चेक करना है। फिर एसिड बेस का चेक कीजिए, देखिए ये जैसे यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन दे दिया है, बोलेगा कौन अच्छा एसिड है कौन अच्छा बेस है। अगेन रिएक्शंस कराने के थ्रू, मतलब एसिड बेस रिएक्शन कराने के थ्रू जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है वो एरोमेटिक है कि नहीं। जैसे इस वाले में देखिए तो यहाँ पर अगर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है। सिमिलरली जो जेई एडवांस 2019 में पूछ रहा है, यहाँ पे NaH बेस यूज क्या था, NaOH यूज कर लिया है। सिमिलर यहाँ पे भी तो अभी वही फॉर्म करने वाला है ना। लाइकवाइज देखिए 2011 में ये जो पूछ रहा है अनस्टेबल, यानी वो एंटी एरोमेटिक की बात कर रहा है, तो ये देखिए एंटी एरोमेटिक है। सिमिलरली यहाँ रिएक्शंस के थ्रू ये जो H है ये E2 एलिमिनेशन करेगा, कैसे, OAT माइनस आएगा, अटैक करेगा ऐसे, और माइनस ऑफ HBr फॉर्म कर देगा, जिसके कारण से ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। सो इसमें देखिए 2011 में डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है, और देखिए 2019 में इसको रिएक्शंस के थ्रू पूछ रहा है। सो यही है ओवरऑल कहे तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक बहुत इजी टॉपिक होता है, इसलिए हम ये चारों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि क्वेश्चंस कैसे बन रहा है, और एक फील आ गया होगा, क्योंकि फील आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको और सीखना है तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी अब सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्या पढ़ना है। देखिए बताना है कौन सा एरोमेटिक है कि नहीं। सो आप पढ़ते हैं कि जो कोई भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करता है तो उसे हम एरोमेटिक कहते थे। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल था बेंजीन। यहाँ पे कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन बॉन्ड, यानी तीन बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए 4n+2 इज इक्वल्स टू 6, तो 4n इक्वल्स टू 4, n का वैल्यू 1 है जो कि एक इंटीजर है, यानी एरोमेटिक हुआ। तो आपका एरोमेटिक ढूंढिए। यहाँ पे कैसा हो गया, ये माइनस होने के कारण ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है, लेकिन ये प्लस हो जाने के कारण एरोमेटिक है। सही है। ये तो एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक होने के लिए यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड की जरूरत होती जो कि बेंजीन होता है, इसलिए ये भी नहीं है। हम इस पे आएंगे लास्ट में। इसकी बात कीजिए, देखिए 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और साथ में यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसके कंजुगेशन को फॉलो कर रहा है। मतलब आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम एरोमेटिक कब कहलाता है, ऑब्वियस सी बात है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कंजुगेशन भी होना चाहिए, ऑर्बिटल्स अवेलेबल भी होना चाहिए जो कि उसके साथ कंजुगेशन में जाए। और ये आप जानते हैं, इसलिए इसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको अच्छे से समझना है तो अगेन आप ये वीडियो सीरीज में जाइए, और लेक्चर नंबर 18 में हम डिटेल में डिस्कस किए कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। सिंस हम एडवांस का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो जो लोग भी बच्चे एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई बिलीव उन्हें ये चीज़ पता ही होगा कि ये पॉजिटिव कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, आइए, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एरोमेटिक हो गया। तो
अब आते हैं इस वाले प्रॉब्लम पे, ये दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस होने के कारण ये इसको 6 बना देता है और प्लस होने के कारण कुछ नहीं, ये 4 का 4 रहता है, इसलिए ये एरोमेटिक हो जाता है, ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि हमें कंपाउंड पूछ रहा है एरोमेटिक, यहाँ तो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया, उससे हमें क्या मतलब है, लेकिन ये तो सिस्टम एरोमेटिक है ना, इसलिए ये भी एरोमेटिक हो गया। ये तो एरोमेटिक होता ही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4n + 2 इज इक्वल टू योर 7, और 7 2 जब 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4n इक्वल टू योर 12, तो n का वैल्यू क्या निकल कर आया 3, एक इंटीजर है, यानी ये भी एरोमेटिक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 निकल कर आ रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये हो गया आपका 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बहुत स्पेशल केस है क्योंकि 4n के अकॉर्डिंग ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि ये अपना प्लैनरिटी लूज कर देता है, आपको याद हो प्लैनरिटी लूज करता है। और यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो गया कि एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल को प्लैनर होना भी जरूरी है, तो ये कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशंस को हम नहीं डिस्कस कर रहे बिकॉज आई बिलीव आपको ये सब कंडीशंस पता है कि कब एरोमेटिक है या नहीं है, हम जस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये आपका प्रॉब्लम डिस्कस हो गया, यानी इसमें क्या निकल कर आया टोटल, हम अगर बोले एक बार देख लीजिए, टोटल एक ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5, 5 एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? अगेन चलिए इसमें आइए, सिमिलर प्रॉब्लम है, रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है कौन अनस्टेबल है, और अनस्टेबल का मतलब आपको हम बता ही दिया है कि आपको एंटी एरोमेटिक चेक करना है। ठीक है, देखिए ये एक और पाई बॉन्ड होता तो एरोमेटिक होता, यानी एरोमेटिक भी नहीं है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी तो कंजुगेशन चाहिए ना। तो वही बात है, जैसे ये देखिए ये क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो उसके लिए कंजुगेशन चाहिए पूरा, तो यहाँ कंजुगेशन है, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, इसलिए नॉन एरोमेटिक था ये भी। अब ये दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे है इसको आपको तोड़ करके चेक करना पड़ेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक नॉर्मल सी डबल बॉन्ड को आप कैसे तोड़ते थे, याद कीजिए O-C+, सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही करेंगे O-C+, तो ये कैसा सिस्टम निकल कर आ रहा है, जस्ट लाइक प्रीवियस केस दिस वन, तो ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक हो गया क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लेकिन इसमें अगर आप ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, अभी भी O-C+ लिखेंगे, लेकिन यहाँ एक पाई बॉन्ड एक और है जो कि इसको एरोमेटिक बना देता है, यानी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, दैट इज योर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसलिए इस केस में जो अनस्टेबल की बात कर रहा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी BC। क्लियर हो गया? अब आइए इस प्रॉब्लम पे, तो ये दो प्रॉब्लम आप समझ गए, कॉन्सेप्चुअल था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट था, और जैसा कि आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है रिएक्शंस वाला, यानी रिएक्शंस के थ्रू चेक करना है। आपको स्टार्टिंग में बोले थे ये एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा जिसके कारण से ये बनाएगा, तो ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, क्या हो गया एंटी, हम एंटी लिख के छोड़ दे रहे। ये केस क्या है याद कीजिए, ये ऐसा सिस्टम बनाएगा जस्ट लाइक दिस केस, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, हम इसको आपको यहां से बताते हैं। जब कभी भी बेंजीन में Cl2 दे रखा है और UV दे रखा है, यानी फोटोलाइट दे रखा है और टेम्परेचर है, तो एडिशन रिएक्शन करता है, यानी यहाँ रेडिकल केमिस्ट्री होता है, क्या होता है रेडिकल, जो कि एडिशन रिएक्शन करता है। लेकिन वही यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 है, और ये क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये कैसे बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा और यहाँ एडिशन रिएक्शन जाएगा। तो ये दो रिएजेंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बस इस चीज को देख लेते हैं, इसको इग्नोर मार देते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कंडीशंस क्या दे रखा है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ रेडिकल केमिस्ट्री जा रहा है और यहाँ पर रेडिकल केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पोलर रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में जो आपका होगा या एडिशन होगा, तो एरोमेटिक तो रहा नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। अब बोल रहा है इस केस में, इसको भी अच्छे से बनाते हैं, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से जो पहले क्या बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, कैसे होता है ये एक बार देखते हैं। एक बार NH2 OH-, ये OH- है, ये ऐसे एलिमिनेशन कराएगा, आपका CH3 Br है, और फिर NaNH2 दिया रखा है, तो NaNH2 फर्दर इसका एलिमिनेशन कराएगा,
तो माइनस ऑफ HBr हो जाता है, यानी आपका ये बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको सिखाना चाह रहे हैं, देख लीजिए सीखने वाली बात क्या है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। देखिए पहले अल्कोहलिक KOH है, बाद में NaNH2 है। क्या हम पहले NaNH2 लेकर और सिर्फ बाद में हम KOH लेते तो मेरा काम होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है कंपेयर टू KOH, इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है यहां से फर्दर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए NaNH2 बाद में दे रखा है। तो ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड के बाद आपका CH3CH इतना बन गया। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या दे रखा है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन। देखिए अगेन ये एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। देखिए रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन, रेड हॉट ट्यूब 873 केल्विन, ये क्या करेगा, साइक्लिकली पॉलीमराइज कर देगा। इस केस में अगर हम देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो कंबाइन होकर बेंजीन बना रहा है, लेकिन वहीं पे हमारा जो केस है उसमें इस तरह से एक मिथाइल है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो कुछ ऐसे करेगा। यहाँ पे आपका एक डाउट ये भी हो सकता है कि ये मिथाइल हम मतलब यहाँ देने के जगह है हम अगर एक सेकंड यहाँ दे देते और यहाँ दे देते तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से बन सकता था, लेकिन ये क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज स्टीरिक। एक रीजन आप ये दे सकते हैं, ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिकॉज क्वेश्चन बनाते समय आपको एक एक चीज को ध्यान देना होगा कि ताकि यही सब छोटा छोटा चीज होता है जो एग्जामिनेशन में घुमा देगा तो आपसे नहीं बन सकता है, यही सब चीज है। जैसे आप ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिए, ठीक है, ऑल्दो हम जब पढ़ाएंगे एल्कीन एल्काइन वहां इन सारी चीज को डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा। क्लियर है? एक चीज और याद रखिए, ये जो रेडिकल केमिस्ट्री से जो एडिशन रिएक्शन होता है इससे जो बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये कमर्शियली यूज्ड कंपाउंड है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और ये हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये कमर्शियल यूज होता है इसका। अब आ जाते हैं हमारे फाइनली जेईई एडवांस 2013 का प्रॉब्लम। अभी तक आप समझ चुके होंगे ये भी कैसे बनेगा, या AlCl3 Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसे बनाएगा, और ये क्या एरोमेटिक है, ये क्या है एसिड बेस रिएक्शन है तो अगेन ये कुछ ऐसा बनाएगा तो ये भी एरोमेटिक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये आप जो पढ़ते हैं पाइरोल, फ्यूरान, थायोफिन, बेसिकली IIT जेईई और एडवांस वाले बच्चों को इतना डिटेल में हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। मतलब ये जो आप पढ़ते हैं ये क्या है, बेंजीन है, लेकिन इसी में अगर हम नाइट्रोजन लगा देते तो इसको बोलते थे पिरिडीन। पिरिडीन को आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो क्या हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये कुछ ऐसे बनेगा NH। तो ये क्या पायरोल टाइप सिस्टम है, पायरोल डेरिवेटिव है, बस 2 मिथाइल एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये क्या होता है एरोमेटिक होता है, आप जानते हैं। तो बस आपको याद रखना इस तरह से सिस्टम हो, यानी देखिए ध्यान से, अगर हम बोले इसको नंबरिंग करें, हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करें, प्रॉपर नोमेनक्लेचर नहीं करें, जस्ट एक समझाने का तरीका बता रहे हैं, 1 2 3 4, जब भी 1,4 डाई कीटोन सिस्टम है और इसमें एक ऐसा रिएजेंट अगर नाइट्रोजन का सोर्स है तो, सल्फर का सोर्स है तो, या ऑक्सीजन का सोर्स है तो नाइट्रोजन के सोर्स से आपको ये पायरोल बनेगा, सल्फर के सोर्स से N के जगह S आ जाएगा, और ऑक्सीजन के सोर्स से उसमें O आ जाएगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आपका NH4 2CO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट दे रखा है, इसके जगह अगर सल्फर का रिएजेंट जनरली P2S5 दे देते हैं, वाटर ऑक्सीजन का रिएजेंट में जनरली H2O दे देते हैं, या और भी अलग रिएजेंट दे सकते हैं, तो इन सब चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस तरह का रिएक्शन है आपका ऐसा सिस्टम फॉर्म करेगा। क्लियर है? ये प्रॉब्लम देखिए, ये कुछ सिमिलर प्रॉब्लम नहीं है क्या जो इधर आप डील किए थे, ये वाला सिस्टम, बस फर्क क्या है यहाँ आप तोड़ के लिख रहे हैं, और यहाँ पे फर्क क्या है, आप एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखे हैं, मतलब आप H+ और Cl- दे रखे हैं, तो ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखिए ध्यान से, डबल सिंगल डबल OH पॉजिटिव। क्या इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, डबल सिंगल डबल OH और यहाँ C पे पॉजिटिव। अगेन ये कैसा सिस्टम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। सो यही क्वेश्चन था। सो ओवरऑल हम लोग ये चारों प्रॉब्लम डिस्कस किए। आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये चारों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है।
अगेन फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको और डिटेल में जानना है कितने तरह से प्रॉब्लम बनते हैं वो टोटल इसमें डिस्कस किया गया है। और जो भी डिस्कस किए जैसे आपको बताए, जैसे ये वाला देखिए, ये एसिड बेस रिएक्शन था तो देखिए एसिड बेस वाला ये है, ठीक है, रिएक्शंस के बेसिस पे ये है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये है। तो सारा चीज आप देख ली कि एडवांस में भी वो कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। सो इतना ही रखते हैं आज के इस लेक्चर में। एरोमेटिसिटी से भी आपका प्रॉब्लम फ्रेम हो चुका है। अब जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, आपको दिखा भी देते हैं। जैसे आप देखिए ये बेसिक्स है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अब एक एक करके डील करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वर्किंग हार्ड, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू गाइस।